मैं गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। समकालीन विश्व राजनीति में अध्याय 6 के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो पाठ है 6, उसमें एक वीडियो हम पूर्व में जारी कर चुके हैं। आज हम दूसरा वीडियो जारी करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम दूसरे वीडियो के अंतर्गत आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, अर्थात बदलते हुए परिवेश में शीत युद्ध जब समाप्त हो गया और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार कैसे और किस प्रकार इसकी आवश्यकता है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजिब होता है, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें सुधार अपेक्षा करते हैं और ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसका अपवाद नहीं है। हाल ही के वर्षों में वैश्विक संस्था में सुधारों की मांग करते हुए आवाज़ें उठी और बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट और सहयोगात्मक पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन फिर भी इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने 2 तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है कि संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए। दूसरा, इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। ये 2 बातें मुख्य बताई गई हैं कि क्या क्या कि एक तो समय और परिस्थिति के अनुसार इसके बनावट में, संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए। दूसरा, इस संगठन के अंतर्गत न्याय अधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा भी की जाए और इसमें लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों ही तरह के ये सुधार ज़रूरी हैं और देशों के बीच में सहमति लेकिन इस बात पर नहीं हो पा रही है कि दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। ये कुछ ऐसी प्रक्रिया हैं जिनके परिणाम स्वरूप ये कार्य क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है। रहा बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस होती है वह सुरक्षा परिषद के काम काजों को लेकर। इससे जुड़ी हुई एक मांग ये भी है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समकालीन विश्व राजनीति की जो वास्तविकताओं की इस संगठन में बेहतर नुमाइंद हो सके, अर्थात सभी को इसका मौका मिल सके। और ख़ासतौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादातर देश ऐसे हैं जो सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठाते हैं, क्योंकि ये देश लगभग उसी दौरान स्वतंत्र हुए हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और प्रशासन में सुधार चाहते हैं। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ में इन मुद्दों को किसको प्राथमिकता देवें या उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो कुछ देश और विशेष ये चाहते हैं कि संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों से ज़्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाएं और इच्छा है कि इन्हें संगठन अपना विकास तथा मानवीय भलाई के कामों में अधिक ध्यान दे। ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय ये ऐसे हैं जो मानवीय भलाई के काम हैं और इनको
ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, इन्हीं को सुधार की प्राथमिकता में लाया जाए। ये कुछ देशों का अपना एक आधार मानते हैं, जिसी के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद हुई थी, उससे महायुद्ध के बाद विश्व की जो राजनीति की जो सच्चाइयाँ थी, उन्हीं के अनुरूप इसका गठन हुआ था और कामकाज के से तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएं की भी इसमें झलकती थी। और शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयाँ बदल गई और 1991 से इसमें कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता हो गई है। और वो आवश्यकता क्यों हुई है? एक तो पहला कारण है सोवियत संघ बिखर गया। दूसरा, अब सोवियत संघ बिखर गया तो अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया और सोवियत संघ के जो उत्तराधिकारी राज्य हैं वो रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक हैं। अर्थात सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो वहाँ परमाणु हथियारों का जो झमेला था वो रूस के पास है और रूस को ही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया। ऐसी स्थिति में अब रूस और अमेरिका दोनों में आपसी सहयोग संबंध भी, सहयोगात्मक नीति भी है। तो ऐसी स्थिति में भी सुधार होना आवश्यक है। एक नया राष्ट्र चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जो और भारत भी तेजी से इस दिशा की ओर अग्रसर है। ऐसी एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित रूप से तरक्की कर रही है। अनेक नए स्वतंत्र राष्ट्र हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं और ये देश सोवियत संघ अथवा पूर्व यूरोप के देशों से आज़ाद हुए हैं। ऐसी स्थिति में विश्व के सामने एक नई चुनौती है, नई कड़ी है। जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणु प्रसार और जलवायु जैसे हित ऐसे हैं जिनके परिणाम स्वरूप अब इनमें सुधार होना आवश्यक है। तो ऐसी दशा में शीत युद्ध का अंत हो गया और विश्व के सामने सवाल है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है या उसमें कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार कैसे करने चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कैसे कर सके, इसके लिए कौन से सुधार जरूरी हैं। इन्हीं को लेकर के 15 सालों से इन सदस्य देशों के प्रश्न को व्यवहारिक और ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर व्यवहारिक और संतोषजनक आज दिन तक ये उत्तरों को नहीं ढूंढ पाए हैं। अब उसके बाद में हमारा अगला जो बिंदु है कि प्रक्रियाओं में सुधार और ढांचे में सुधार, प्रक्रिया और ढांचे में सुधार। अब प्रक्रिया और ढांचे में सुधार होने चाहिए, इस सवाल पर भी बहस होती है कि ये कैसे हो, इस पर सहमति कायम करना मुश्किल है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की भी चर्चा करते हैं हम, जो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था और इस प्रस्ताव में 3 बातें मुख्य थी जो शिकायत के अंतर्गत दर्ज की गई थी। और वो 3 बातें क्या थी? पहली बात थी सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है, अर्थात सुरक्षा परिषद है वो राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है। दूसरा है इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है, पश्चिमी मूल्य और हितों की छाप होती है, जिसके परिणाम स्वरूप भी यह सुरक्षा परिषद के फैसलों पर चंद देश ही का दबदबा रहता है, चंद देश ही इसके दबदबे में रहते हैं। यह भी एक कारण रहता है। इस और तीसरा और अंतिम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। सुरक्षा परिषद के अंतर्गत
बराबर के प्रतिनिधित्व को लेकर के भी आपस में खींचा तान है और इसी के तहत सुरक्षा परिषद में होने वाले हर सुधार के लिए आवश्यक भी माना जाता है। तो ये 3 बातें ऐसी हैं जिनके परिणाम स्वरूप सुरक्षा परिषद या यूँ कहिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत पूर्णतया सुधार या ढांचागत आधार होना चाहिए, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र संघ में सन 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो कोफी अन्नान थे, उन्होंने जांच भी कराई थी और कोफी अन्नान की जांच कराने के बाद में इसे कैसे कराया जाए, मिसाल के तौर पर क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए, इसके बाद कुछ मापदंड सुझाए गए और उन मापदंडों के आधार रखा गया और वो नए सदस्यों को, और वो मापदंड क्या रखे गए, बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए। राष्ट्र को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य वही हो सकता है जिसकी आर्थिक ताकत हो, बड़ी एक सैन्य शक्ति हो, उसके पास सेना भी हो और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसा देश का योगदान भी ज़्यादा होना चाहिए और अब आबादी के हिसाब से भी बड़ा राष्ट्र हो और ऐसे देशों में लोकतंत्र और मानव अधिकार का सम्मान हो तथा वह देश ऐसा हो जो अपनी भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति तथा लिहाज से, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंद करता हो। ये 5-6 बातों को कोफी अन्नान के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था, उसमें ये प्रस्ताव के पश्चात ये सुझाव आए थे। कौन कौन से? अब सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या में जो वृद्धि की जाएगी उसकी आर्थिक ताकत होना चाहिए वह देश सैन्य ताकतवर भी होना चाहिए, वह देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी अपना योगदान अधिक दे और आबादी के लिहाज से भी वो राष्ट्र बड़ा होना चाहिए और वह देश लोकतंत्र और मानव अधिकार का भी सम्मान करता हो और वह देश भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की नुमाइंदा से विविधता की नुमाइंद रखता हो। ये कुछ ऐसे आधार रखे गए। अब इससे क्या है कि अब इससे स्पष्ट हो गया है कि इन मापदंडों में से हर एक को कुछ न कुछ वैधता है। सरकारें अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती हैं। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक न हो, वह फिर भी बता सकता है और इन कसौटियों में दिक्कतें हैं। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसके पास कितनी सैन्य ताकत होनी चाहिए, कोई राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके, कोई देश विश्व की बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक है। अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान की कटौती है तो इससे सारे बेहतरीन रिकॉर्ड की कतार लग जाती है और देश सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे। यही सवाल आगे प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल करें, ये सारी बातें सामने आ जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें भौगोलिक दृष्टि से बराबरी और प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए। और एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों की बजाय क्षेत्र और उपक्षेत्र का प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए। प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर कैसे हल किया जाए, आर्थिक विकास को आधार मानकर ये मसला क्यों नहीं हल किया जाए। तो ये सारे
प्रश्न एक दूसरे में उलझा देते हैं, जिससे विकासशील देश विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं। फिर संस्कृति का क्या करें, और विभिन्न संस्कृति और सभ्यताओं को ज़्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व देने की बजाय उनमें किस प्रकार से अपनी स्थिति को लाया जाए और कोई भी विश्व की सभ्यता और संस्कृति के आधार को बांटकर कैसे देखा जा सकता है। ये सारे जुड़े मसले सदस्यता की प्रकृति को बदलने का है। और मिसाल के तौर पर कुछ जोर था वो 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया, जो निषेधाधिकार को खत्म होना चाहिए। यह भी एक मुद्दा है। अनेक का मानना है कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता है, अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है। जो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं, वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की स्थिरता कायम करने के लिए राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 जो स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई थी। वो 5 स्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा था और सुरक्षा परिषद में उन्हीं की स्थायी सदस्यता होगी और उन्हें ही वीटो का अधिकार होगा। ये अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। तो अस्थायी सदस्य होने के से किसी भी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता। या अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो। तो अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। तो सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के आधार पर होना चाहिए। हर सदस्य को एक वोट का अधिकार होना चाहिए। अपने निषेधाधिकार का प्रयोग जो राष्ट्र कर लेता है, वह किसी भी तरह से इस फैसले को चुनौती दे डालता है। तो ये भी एक गलत है, चुनौती देना भी, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ कार्य को रोक देते हैं और स्थायी सदस्य और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के चाहे पक्ष में मतदान किया हो, लेकिन एक राष्ट्र भी उस कार्य को रोक देता है। तो निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम भी चली है, लेकिन इस बात को समझ नहीं बन पाती है कि स्थायी सदस्य सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे, क्योंकि उनके पास स्थायित्व है और उनके पास वीटो का पावर है, इसलिए वो राजी नहीं होना चाहते। तो शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन हर संभव है कि विश्व अभी भी आमूलचूल परिवर्तन के लिए तैयार हो और वीटो न हो तो सन 1945 के समान एक ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में न रहे। इससे भी बाहर रहकर अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उनमें जुड़ाव और समर्थन का संगठन प्रभावकारी न रह जाए। ये स्थिति भी एक सामने आती है।